हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंदर में हम स्वर्ण सिंह कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट देखेंगे हम, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, क्रिटिसिज्म, सिग्निफिकेंस और एट लास्ट वर्मा कमेटी के क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे। देखिए, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल ड्यूटी को कंटेन नहीं कर रहा था। इसको लिया गया फ्रॉम द यूएसएसआर। तो इसको फंडामेंटल ड्यूटी को लाने के लिए 1976 में कांग्रेस कमेटी ने सरदार स्वरण सिंह कमेटी का गठन किया और इनके रिकमेंडेशन के बेस पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976। और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत पार्ट 4 ए और आर्टिकल 51 ए ये ऐड किया गया और इसी के साथ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। तो ये जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी है, इसने क्या क्या मेनली रिकमेंडेशन दिया था। इन्होंने 8 टाइप की फंडामेंटल ड्यूटी बताया था। उसके बाद इन्होंने पेनाल्टी और पनिशमेंट का भी प्रोविजन रखा था अगर कोई रिफ्यूज करता है टू डू ऑल दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई कोर्ट पेनाल्टी, ठीक है, और सॉरी, अगर कोई मतलब जो पार्लियामेंट है इस फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर में पेनाल्टी अगर लेके आता है, पेनाल्टी वाला प्रोविजन लेके आता है, तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है किसी भी कोर्ट के अंदर में, ये कहा गया है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने और एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, उसमें हम ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये भी ऐड करेंगे। ये सभी रिकमेंडेशन थे इस सरदार स्वरण सिंह कमेटी के। इसके बाद अभी हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो सबसे पहली ड्यूटी है दैट इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, ऑल्सो रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें संविधान के अनुसार चलना है, हमें रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इज इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। जो मतलब हमें ऐसे नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना है जो इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम के लिए। देन हमें क्या करना है, अफोर्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, सोवेर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। मतलब ये कि हमें अपने देश की सोवेर्निटी, संप्रभुत्ता, उसके बाद यूनिटी, एकता और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है और प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद जो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द सर्विस वेन एवर द कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब हमें अपने देश को बचाए रखना है, डिफेंड करना है और जब भी देश के लिए आवश्यक पड़ेगी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना। मतलब ये कि अगर देश को जब भी हमारी आवश्यक पड़ेगी तब हमें देश के लिए सर्विस सर्विस देना है। देन नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज टू प्रोमोट द हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड। तो हमें भाईचारा बनाए रखना है और हमें जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज या रीजनल बेस पे जो डाइवर्सिटी है उससे ऊपर आना है। और महिलाओं के साथ हमें हमें अच्छा बिहेव करना है, उनको एक डिग्निटी लाइफ प्रोवाइड करना है। उनके साथ डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है वीमेन के साथ। ये है फंडामेंटल ड्यूटी। देन नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ओके। जो मेनली देश के अंदर में जो अलग अलग कल्चर के अंदर में जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको उसकी हमें वैल्यू करना है और उसको हमें प्रिजर्व करना है। देन नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्पोज द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इनको हमें प्रोटेक्ट करना है और इनको हमें इम्प्रूव करना है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर या वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं। देन नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पल। साइंटिफिक टेम्पल का मतलब वैज्ञानिक स्वभाव हमें बनाए रखना है, ह्यूमैनिज्म को डेवलप करना है हमें, और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब हमें क्वेश्चन पूछना है, हमें रिफॉर्म लेके आने की ज़रूरत है। इस टाइप से हमें अपने अंदर में एक साइंटिफिक टेम्पल को डेवलप करना है। देन नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाए रखना है। देन देन एक्सेलेंस इन द ऑल स्पीयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। तो हमें एक्सेलेंस की तरफ जोर देना है हमें,
और ऐसे सभी स्पीयर मतलब सभी एक्टिविटीज़ को हमें मतलब सभी एक्टिविटीज़ में चाहे इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हो, इन सभी एक्टिविटीज़ में हमें एक्सीलेंस की तरफ क्या बढ़ावा देना है, जिससे क्या हो सके, जिससे नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज हो सके टू द हायर लेवल, ठीक है, और इससे देश को काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मिल सके। देन द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, ओके, फॉर हिज चाइल्ड और वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं, इनको क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमें, और ये ऐड किया गया बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत में। अब हम समझेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अभी हमने क्या देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, जिसमें ये मेनली अलग अलग टाइप की हमने फंडामेंटल मतलब 10 टाइप की मेनली हमने फंडामेंटल ड्यूटी देखा, जिसमें अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें एक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को, फॉलो करना है हमें जो भी नोबल आइडिया जो मेनली इंस्पायर करते हैं नेशनल स्ट्रगल के लिए, जो फॉर द फ्रीडम के लिए। देन अफोर्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है सोवेरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया को, डिफेंड करना है कंट्री को, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हमें सर्विस को देना है। देन प्रमोट करना है हारमोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, भाईचारा हमें बनाए रखना है। वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज को। उसके बाद प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है अपने, उनको प्रोटेक्ट भी करना है और उनको इम्प्रूव करना है। देन साइंटिफिक टेम्पल को हमें डेवलप करना है, अपने अंदर में एक ह्यूमनिज्म और क्वेश्चन पूछना है हमें। देन पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। उसके बाद हमें एक्सीलेंस की तरफ हमें बढ़ावा देना है सभी स्पीयर में, चाहे इंडिविजुअल एक्टिविटी हो या कलेक्टिव एक्टिविटी क्यों ना हो। उसके बाद प्रोवाइड करना है एजुकेशन, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और ये ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। अभी हम समझेंगे फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहला फीचर्स ये है कि इसके अंदर में, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में एक तो मॉरल ड्यूटीज़ भी लिखी गई है और सिविक ड्यूटी भी लिखी गई है। अब मॉरल ड्यूटी मतलब क्या, मॉरल ड्यूटी जैसे कि यहाँ पे फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ये क्या एक मॉरल ड्यूटी है। और सिविक ड्यूटी कैसे, जैसे रिस्पेक्ट करना है हमें कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। सो ऑल दिस आर द सिविक ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में मॉरल ड्यूटीज़ भी है और सिविक ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे रेफर किया गया वैल्यूज़, जो पार्ट है मेनली अपने ट्रेडिशन के, रिलीजियस के और प्रैक्टिस के, जो भी इंडियन रिलीजन, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस है उसके जो भी वैल्यू है उसको प्रोवाइड किया गया इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में। उसके बाद ये ओनली कन्फाइन होते, मतलब ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, नॉट फॉर द फॉरेन सिटीजन, ठीक है। तो ये एक हो गया फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद ये जो फंडामेंटल ड्यूटी से ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, इसमें कोई भी आपको लीगल सैंक्शन नहीं मिलेगा जब इसका वायलेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब ये इसके वायलेशन में कोई भी आपके खिलाफ कोर्ट में जा नहीं सकता है। सो दिस ऑल आर मेनली द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है, मोरल ड्यूटी और सिविक ड्यूटी इसके अंदर में ऐड किए गए हैं। उसके बाद ये इसके अंदर में जो भी वैल्यू प्रोवाइड किए गए वो मेनली अपने इंडियन ट्रेडिशन, रिलीजन और प्रैक्टिस के पार्ट है। उसके बाद ये सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है और ये नॉन जस्टिसिएबल है। दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हम समझेंगे क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिक्स क्या बोलते हैं इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ये बोलते हैं कि ये नॉट एग्जॉस्टिव है, मतलब ये कि ये सभी चीज़ें कवर नहीं करता है। इसका मतलब क्या क्या कवर नहीं करता है, जैसे कास्टिंग वोट हो गया या पेइंग टैक्सेस हो गया या फैमिली प्लानिंग हो गया, इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर में कवर नहीं होती है, ये बोलते हैं क्रिटिक्स। उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टूड फॉर द कॉमन मैन, मतलब कॉमन मैन को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। जैसे इसके अंदर कुछ नोबल आइडिया टाइप वर्ड है, साइंटिफिक टेम्पल है, जो एक कॉमन मैन को समझ में नहीं आता है। उसके बाद ये क्या है, कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट है, मतलब ये कि ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, तो ये बस मॉरली आपको हाइप करने के लिए है, ये बोला गया। उसके बाद ये क्या है, सुपर फ्लोरस है, और सुपर फ्लोरस मतलब पीपल परफॉर्म इवन दे वेयर, मतलब ये बताया गया है यहाँ पे क्रिटिक्स ने कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये अगर नहीं भी ऐड किया जाता है संविधान के अंदर में, फिर भी लोग इसको परफॉर्म करते ही है, ठीक है, और ये कर भी रहे हैं, ठीक है,
बिना मतलब ये ऐसे नहीं कि अभी ऐड किए गए हैं संविधान के अंदर में तभी से इसको ऐड किया मतलब फॉलो किया जा रहा है, तो ये पहले से फॉलो किया जा रहा है, तो ये क्या है सुपरफ्लोरस है। उसके बाद इसको पार्ट मतलब इसको अपेंड किया गया है पार्ट फोर्थ के अंदर में, जो कि इसके सिग्निफिकेंस को क्या करता है कम करता है, इस पार्ट फोर्थ के सिग्निफिकेंस को कम करता है, ये बोला गया है। क्रिटिक्स ने रिलेटेड टू दिस फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या बोला है हमको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिटिक्स ने ये बोला कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब एक बहुत बड़े एक अच्छे कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कवर नहीं होती है, जैसे कि कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्स, फैमिली प्लानिंग। उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड द फॉर द कॉमन मैन, जैसे नोबल आइडिया, साइंटिफिक टेम्पल, इस टाइप से ऐसे वर्ड है जो कॉमन मैन को समझ में नहीं आते। इसके ये क्या है कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी जस्टिफिकेशन का प्रोविजन नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। देन ये जो है ये क्या है सुपरफ्लोरस है, क्योंकि ये ऑलरेडी लोग परफॉर्म कर ही रहे, इवन दे वेयर नॉट इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के अंदर में अगर इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता तब भी इसको लोग फॉलो करते ही है। देन ये पार्ट फोर्थ के अंदर में अपेंड करने से जो पार्ट फोर्थ का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या हो गया कम हो गया, ये बोलते हैं मेनली क्रिटिक्स रिलेटेड टू दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम समझेंगे सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस फंडामेंटल ड्यूटीज का। सबसे पहला ये क्या करते दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन, सिटीजन को एज अ रिमाइंडर टाइप ये काम करते हैं वाइल दे आर एंजॉइंग देयर राइट्स, ठीक है। दे शुड ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट देयर ड्यूटी, जैसे कि ड्यूटीज कौन सी ड्यूटी हो सकती है, जैसे कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, या उनके जो फेलो सिटीजन है उनके लिए उनकी क्या ड्यूटी है, ये सभी रिमाइंड करता है ये फंडामेंटल ड्यूटी। देन ये क्या करता है ये श्योर करता है वार्निंग अगेंस्ट जो भी एंटी नेशनल है या एंटी सोशलिस्ट जो भी एक्टिविटी करते उनके लिए ये वार्निंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इस फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये क्या करता है एक श्योर करता है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन प्रोवाइड करता है सिटीजन के लिए, और एक प्रमोट करता है सेंस ऑफ डिसिप्लिन को, ठीक है। तो ये क्या करता है एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और इंस्पिरेशन किसके लिए सिटीजन के लिए इंस्पिरेशन है, और प्रोमोट करता है सेंस ऑफ डिसिप्लिन। देन जो फंडामेंटल ड्यूटी का नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है ये कोर्ट को हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल को जब चेक किया जाएगा उसके प्रोविजन की वैलिडिटी को चेक किया जाएगा उस समय ये कोर्ट को हेल्प करता है टू चेक और टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। देन जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है दैट इज द इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अभी इसको इसमें जस्टिस मतलब इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मतलब अपकमिंग फ्यूचर में इसमें पनिशमेंट का भी प्रोविजन ला जा सकता है, बिकॉज ये क्या है इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है, क्योंकि पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड पेनाल्टी एंड पनिशमेंट बिकॉज ऑफ दिस इन्फोर्स में जो इन्फोर्सेबल बिहेवियर है इस फंडामेंटल ड्यूटी का, इससे जरिए पार्लियामेंट इसमें कोई भी अमेंड करके, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का प्रोविजन ला सकते हैं। तो ये है मेनली सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। तो सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये है कि ये श्योर करता है एज मतलब एक रिमाइंडर टाइप, ठीक है, एक रिमाइंडर प्रोवाइड करता है सिटीजन के लिए क्या उनकी देश के प्रति ड्यूटी है, सोसाइटी के प्रति क्या ड्यूटी है, उनके फेलोशिप के प्रति क्या ड्यूटी है। देन एक वार्निंग प्रोवाइड करता है जो भी एंटी नेशनल और एंटी सोशलिस्ट एक्टिविटी करते हैं उनके लिए। उसके बाद ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सिटीजन के लिए, और ये एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी प्रोवाइड करता है, ये कोर्ट को मदद करता है फॉर डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। उसके बाद ये क्या है इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो इसमें पार्लियामेंट जो है आगे चल के पेनाल्टी और पनिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये है मेनली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम समझेंगे जो वर्मा कमेटी जो मेनली 1999 में जो अपॉइंट किए गए थे इनके क्या ऑब्जर्वेशन रहे रिलेटेड टू दिस फंडामेंटल ड्यूटी। इन्होंने ये कहा कि देखिए जो जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये तो नॉन जस्टिसेबल है, ओके नो डाउट, बट ऐसे भी संविधान के अंदर में ऐसे भी प्रोविजंस है या अपने देश में ऐसे भी प्रोविजंस है, कानूनन ऐसे प्रोविजंस है जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट होने पे बचा सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट है। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट है ये मेनली प्रिवेंट करता है कोई भी अगर डिसरिस्पेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने देश के जो संविधान है, अपना देश का जो संविधान है उसके प्रति अगर कोई डिसरिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है
तो उसको संविधान ही नहीं, अगर कोई नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम के प्रति भी अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको इस एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जा सकता है। दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत में अगर कोई व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट दिखाता है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम, तो उसको उसको पनिश किया जा सकता है इस एक्ट के तहत में। उसके बाद ऐसे देश के अंदर में बहुत सारे क्रिमिनल्स लॉ है जो मेनली पनिश करते हैं लोगों को अगर वो देश में जो हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। मतलब ये कि अलग अलग मतलब अलग अलग बेस पे, जैसे कि लैंग्वेज के बेस पे, रेस के बेस पे, या प्लेस ऑफ बर्थ, या रिलीजियस एंड सो ऑन, इनके बेस पे अगर कोई कोई क्या करता है, इनमिनिटी पैदा करता है, शत्रुता अगर शत्रुता अगर निर्माण करता है, मतलब जो हारमोनी है देश के अंदर में उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और अलग अलग ग्राउंड के बेस पे, जैसे लैंग्वेज के बेस पे या रेस या प्लेस ऑफ बर्थ या रिलीजन्स के बेस पे अगर कोई कोई ऐसा काम करता है जिससे जिससे दो ग्रुप के बीच में वायलेशन हो, तो ऐसे केस में उसको क्रिमिनल लॉ के तहत में पनिश किया जा सकता है। ठीक है, देन प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955, ये मेनली क्या है, रिलेटेड टू द अनटचेबिलिटी है, या जो डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं लोग उनको प्रोहिबिट करने के लिए ये प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट है 1955। इसके तहत पनिश किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति कास्ट या रिलीजियस के बेस पे, कास्ट या रिलीजन, ओके, रिलीजन के बेस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको इस एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत में उसको पनिश किया जा सकता है। तो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में पढ़ा है दैट इज द प्रमोशन ऑफ द हारमोनी, तो अगर कोई हारमोनी को डिस्टर्ब करना चाहेगा तो उसको इस एक्ट के तहत में पनिश किया जाएगा। और जैसे नेक्स्ट एक्ट है जैसे इंडियन पिनल कोड, जिसको आईपीसी बोलते हैं, तो इसमें भी अगर कोई देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ जाता है तो उसको भी पनिश किया जा सकता है। ठीक है, हमने बोला था टू अफोर्ड द सोवेर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो अगर जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर कोई देश की नेशनल इंटीग्रिटी को अगर अगेंस्ट, नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में जाता है तो उसको इस आईपीसी के तहत में पनिश किया जा सकता है। देन देश में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, इसके तहत में अगर कोई व्यक्ति, अगर ऐसे कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो मेनली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे कम्युनल एसोसिएशन जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, उनको डिक्लेयर किया जा सकता है अनलॉफुल एसोसिएशंस। तो वो किया जा सकता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत में। देन नेक्स्ट प्रोविजन दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके तहत में अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है, ऐसी करप्ट एक्टिविटी करता है वाइल ऑन इलेक्शन, तो उसको भी पनिश किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, लैंग्वेज या रिलीजन के बेस पे कोई डिस्टर्बेंस, इनइम्यूनिटी पैदा करता है, कोई ऐसी हारमोनी को डिस्टर्ब करना चाहेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि ये जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये अगर किसी रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे अगर खुद को प्रमोट करेंगे, खुद को वोट, ठीक है, वोट पाने के लिए अगर ये रिलीजन, कास्ट, ये अगर बेस रखेंगे तो उनको उनको पनिश किया जा सकता है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत में। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसके जरिए मेनली जो जो भी रेयर और इंडेंजर स्पीसीज है उनके ट्रेड को प्रोहिबिट किया जाता है इस एक्ट के तहत। तो जो हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में कि क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी, तो ये मेनली प्रोटेक्ट किया जा सकता है थ्रू दिस एक्ट के तहत, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत में। इससे क्या है, प्रोहिबिट करते हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, मेनली जो रेयर और इंडेंजर स्पीसीज का ट्रेड करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है, देन दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो जैसे हमने देखा कि हमें इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेस होते हैं, वाटर, फॉरेस्ट जो भी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो ये भी हमें
अगर उसको कोई वायलेट करता है तो इसके तहत उसको पनिश किया जा सकता है। तो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसके तहत में अगर कोई डिफॉरेस्टेशन करता है या कोई ऐसे डिवर्शन करता है फॉरेस्ट का जो मेनली नॉन नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए, ठीक है, तो इन दैट केस उसको पनिश किया जा सकता है इस एक्ट के तहत, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत में। तो ये थे मेनली फंडामेंटल ड्यूटीज और उससे रिलेटेड सभी चीज़ें, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। एक तो स्वर्ण सिंह के क्या रिकमेंडेशन थे, ये कवर किया हमने। उसके बाद जो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 10 टाइप की फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, इसको हमने देखा। उसके बाद फीचर्स देखा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या क्या फीचर्स है। देन क्रिटिसिज्म को समझा हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या क्या क्रिटिक्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंस जाना हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस फंडामेंटल ड्यूटीज का। और एट लास्ट हमने वर्मा कमेटी के जो ऑब्जर्वेशन थे रिलेटेड टू दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है देश के अंदर में जो प्रोटेक्ट करते हैं इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। मेनली जो अगर वायलेट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो उनको पनिश करने के प्रोविजंस भी अपने देश के अंदर में अलग अलग सेंस के अंदर में अलग अलग प्रोविजन में अपनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल ड्यूटी को कम्प्लीटली वन वीडियो में जानने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।